नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या विशेष और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। ई टेंडरिंग को लेकर एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ। आज सरकार के प्रतिनिधि के रूप में तरुण भंडारी और ओपी नरवाल ने सरपंचों से बातचीत की। इसके बाद कयास ये लगाए जाने लगे कि आज मुख्यमंत्री सरपंचों से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और सरपंचों के बीच बैठक नहीं हो पाई। उधर सरपंच अपने रुख पर कायम है और 17 मार्च को विधानसभा के घेराव के ऐलान पर बरकरार भी। ऐसे में यह देखना होगा कि क्या 17 मार्च से पहले कोई बैठक होती है और क्या वो बैठक सिरे चढ़ पाती है या नहीं। क्या सरपंचों के हल्ला बोल से पहले कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण। सूर्य विशेष में आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, चर्चा भी करेंगे और उसके साथ साथ कुछ खास लोगों की बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। तो सरपंच एसोसिएशन की तरफ से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समेंड से सूर्य समाचार ने खास बातचीत की। रणबीर समेंड की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप भी सुने जरा। सरकार और सरपंचों के बीच जो गतिरोध चला आ रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज एक बार फिर से सरपंच एसोसिएशन का 25 सदस्यीय डेलीगेशन चंडीगढ़ पहुंचा था, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समेंड। सर, आज यहाँ पर पहुंचे थे आप चंडीगढ़, किसने आपको आमंत्रित किया था, किसकी तरफ से न्योता आया था? अधिकारियों की तरफ से न्योता था और सरकार गुमराह करने की साजिश से बरगला रही है सरकार। और सरकार की बिल्कुल भी मंशा साफ नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को बिल्कुल बाधित करना चाहती है। और सरकार साफ साफ कहते हैं पंचायती राज एक्ट को ही खत्म करना चाहती है। पहले भी 2 साल इलेक्शन नहीं करवाए, तब भी गांव का विकास नहीं हो उसका। और अब जानबूझकर सरकार ऐसे ऐसे कानून लेके आ रही जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास बाधित होगा। ये बताएं, आपने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है वो बरगलाने का काम कर रही है, आपसी जो आपका भाईचारा उसको बिगाड़ने का काम कर रही है। क्या हमारा भाईचारा नहीं खराब होगा सरकार से? सरकार कितने जोर लगा ले, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र के विकास का सवाल है। इसमें सरकार बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी। जो सरकार चाहती है ना, हम सब एक हैं और एक रहेंगे। ये बताएं कि क्या प्रस्ताव रखा गया था आज जब डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर ओपी नरवाल पहुंचे थे, तरुण भंडारी पहुंचे थे? हमें पूर्ण अधिकार चाहिए ग्राम पंचायतों के, और हमारी कोई राइट टू रिकॉल और पूर्ण अधिकार, 2 ही मांगे हमारी। उनकी तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर जो है वो 11 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक मंथन होता रहा। क्या प्रस्ताव रखा गया था और किस चीज पर मंथन होता वो गुमराह कर रहे थे। जो पहले उस दिन मीटिंग में होता उसी बात पर आप सहमति जताओ, हम उस बात पर बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? 17 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष रणबीर समेंड, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार द्वारा जो है उन्हें बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें बार बार यहाँ पर बुलाया जाता है, लेकिन किसी भी बात पर जो है वो सहमति नहीं बनती। अब 17 मार्च को जो है वो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का जो दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है, उस दिन जो है वो हरियाणा विधानसभा का घेराव जो है वो सरपंचों द्वारा किया जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार। तो ये आपने सुना रणबीर समेंड को, जिनकी तरफ से कहा गया कि सहमति नहीं बन पाई है, सीएम से भी मुलाकात नहीं हुई। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की तरफ से रफीक हथौड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता भी है सरपंच एसोसिएशन के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की तरफ से भूपिंदर सिंह हमारे साथ, प्रवक्ता है आप भी। कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा, प्रवक्ता है आप भी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। जेजेपी की तरफ से नलिन हुड्डा हमारे साथ प्रवक्ता, और हमारे साथ सुनील कुमार भी जुड़े हैं, आप सरपंच हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाह रहा हूं रफीक हथौड़ी की तरफ। रफीक जी, आपसे समझना चाह रहे हैं कि आज
आप लोग बातचीत के लिए आए थे और ओपी नरवाल हो या फिर तरुण भंडारी, उनके साथ आपकी बैठक हुई भी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। क्या बातचीत इस दौरान हुई? सीएम से बातचीत के लिए समय नहीं मिला, या फिर जो अधिकारियों के साथ बातचीत हुई उस बातचीत में ही प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई? क्या हुआ? राज ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो समय समय पर आप सरपंच एसोसिएशन के इस आंदोलन को बखूबी ग्रामीण आंचल तक पहुंचाने का जो आपने काम किया। आज आधिकारिक तौर पर एक संदेश दिया गया था हमारे डेलीगेशन को कि आप आएँ और सीएम साहब से बैठ करके बात करें और इस मसले को निपटाने का काम करें। हम लोग आए, 25 का 25 डेलीगेशन आज चंडीगढ़ आया। सुबह से हम लोग 10 बजे का हमारा टाइम था, सुबह से हम लोग बैठे हुए थे इसी इंतज़ार में कि कब संदेश आएगा। आधिकारिक तौर पर फिर वो अधिकारी लोग आते हैं कि बोले जो 11 तारीख को आपकी मीटिंग हुई थी सीएम साहब के साथ में, वही बातों पर अगर आप सहमत हैं तो आप सीएम साहब से मुलाकात कर लें। दरअसल ग्रामीण अंचल के स्वाभिमान को ललकारने की बात थी, जिस पर किसी भी कीमत पर सरपंच एसोसिएशन को ये चीज़ गवारा नहीं है। आज ये लोग पूरी तरीके से शिद्दत के साथ ग्रामीण अंचल को नकारने की बात कर रहे हैं। इसका इनको बिल्कुल ब्याज सहित हिसाब किताब चुकता करेगा ग्रामीण अंचल, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। रही बात इस बात की राज ठाकुर जी कि आरिफ आज जी, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि में आए थे, आज भी मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो प्रस्ताव पहले दिया गया था, आप कह रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं था और आप लोग भी जो पुराना प्रस्ताव था उसे स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। यही स्थिति अभी भी बनी हुई है। और जो 17 तारीख का आप लोगों ने कहा था कि विधानसभा का घेराव किया जाएगा, क्या वो अभी भी वहीं पर है बात कि आप लोग 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने वाले हैं? बजट सत्र का दूसरा चरण भी शुरू होगा उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल राज ठाकुर जी, दरअसल हमारी 16 मांगे थी। 16 मांगों के मामला तो ये था कि 29 अधिकार हमारे जो 73वें संशोधन 11वीं सूची के अंदर हमारे 29 अधिकार हैं जो कई प्रदेशों में लागू हैं धरातल पर, वो लागू किए जाएं, वो हमारे अधिकार हमें दिए जाएं। हम जो पूरी तरीके से जुनून के साथ गाँव में विकास की बात कर सकें, गाँव में एक जो 29 अधिकार हैं बहुत बड़ा योगदान साबित होंगे विकास के हिस्से में। और रहा मामला, निश्चित तौर पर हम बिल्कुल 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं गांधीवादी तरीके से। हमने पहली तारीख को भी गांधीवादी तरीके से घेराव करने का काम सीएम आवास तक पहुंचने की बात की थी। बाकी वहां हमारे साथ में गांव की चौधर को, गांव के जिम्मेदारानों को, गांव की आवाम को पीटने का जो काम किया था, ये सरकार ने अच्छा नहीं किया। बाकी हम फिर भी वार्ता के लिए तैयार थे। हम आज भी वार्ता के लिए ही आए थे और निश्चित तौर पर हम 17 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं पूरे जुनून के साथ। पहले से ज़्यादा लोगों में जुनून है कि क्यों हमारे सरपंचों के मान सम्मान। मैं एक और सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ रुख करूंगा। अगर सरकार एक मर्तबा फिर बातचीत के लिए बुलाती है 17 तारीख से पहले, क्या आएगी सरपंच एसोसिएशन? हाँ, निश्चित तौर पे हमने ये बात पहले कह दी थी। हमारी स्टेट बॉडी का ये फैसला था, वार्ता हम किसी भी कीमत पर बंद नहीं करेंगे कि हम गांव के लोग बड़े पूरे लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, गांव देहात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हम गली गली और चौकट चौकट पर प्यार और मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, गांव के अंदर अमन की बात करते हैं, गांव में अमन का संदेश देने की बात करते हैं। हम किसी भी कीमत पर अपनी सरकार से वार्ता बंद करने का काम नहीं। मैं भूपेंद्र सिंह गहलावत जी की तरफ रुख कर रहा हूं। भूपेंद्र जी, दो चीजें जो आरिफ हथौड़ी जी की तरफ से समझ आई, स्वाभिमान को ललकार दिया गया है, और दूसरी और अहम बात ये कि जो बातें 11 तारीख को कही गई थी वही प्रस्ताव हमें आज भी दे दिया गया और नाराजगी दिख रही है सरपंचों की। अब देखिए ठाकुर जी, हमारी सरकार किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम नहीं करती। ये जो सरपंच एसोसिएशन है, ये जब गांव के सरपंच है, ये माननीय है और ये सभी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। ज्यादातर, कुछ लोग हो सकता है कि विपक्षी पार्टियों से भी संबंध रखते हो, लेकिन ज्यादातर हमारी किसी भी की मंशा हमारी सरकार की नहीं है कि हम किसी को ठेस पहुंचाने का काम करें। और कई बार सवाल उठते हैं कि हमारे अधिकारों में कटौती हो गई, ये जो एक्ट है उसके साथ छेड़छाड़ हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अधिकार पहले से इनके पास थे वो सारे अधिकार एज इट इज इनके पास है। जो इन्होंने एसडीओ जे की मांग करी वही पहले भी थे, अभी भी वही काम कराएंगे। सिर्फ एक जो सिस्टम था
अब वो जो डिजिटल करने का काम, जो टेंडर पहले हाथ से भरे जाते थे उनको सिर्फ डिजिटल करने का काम हुआ है। पहले ये दिक्कत आती थी, एलिगेशन लगाते थे लोग सरपंचों पे कि वो सरपंच ने गड़बड़ी कर दी, ये कर दी, गांव में ये बातें उठती थी। अब तो ये डिजिटल हो गया। कोई भी गांव जी का जी आदमी, सरपंच, पंचायत मेंबर, कोई भी ऑफिसर, चाहे आपके चैनल के लोग हों, उसको देख सकते हैं खोल के। उसमें किसी किस्म की सब चीजें उसमें रिकॉर्ड बिल्कुल भूपेंद्र जी, पूरी इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बात आपने एक बात यहां पर बोली कि बहुत से लोग आप ही की पार्टी के हैं, तो भूपेंद्र जी फिर तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अपनी पार्टी के लोगों को भी आप नहीं मना पा रहे हैं, ये स्थिति क्या है यहां पर? देखिए, ज्यादातर सरपंचों ने अपना काम शुरू कर दिया और जो कुछ लोग किसी के बहकावे में आकर के कोई मिसगाइड हुए हैं, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि लोगों ने आपको विकास करने के लिए सरपंच चुना है और सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। आप अपने गांव का विकास कराइए। और ये जो जल्दबाजी की बात है, कोई इसको नहीं विजय करना चाहिए। आपको तो विकास की बात करनी चाहिए। विकास करने के लिए सरकार तैयार है। वो सारी पावर तो सरपंचों के पास है, वही प्रपोजल बना के भेजेंगे, वही सारा काम करेंगे। लेकिन ये जो भाषा है, कुछ विपक्षी लोगों की भाषा है, उनका तो काम विपक्ष राज क्या रह गया। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं। वो तो जो कोई एजिटेशन करते हैं उन्हीं के पास जाके बैठ जाते हैं और उनको भड़काने का काम करते हैं। मेरे साथी सारे बुद्धिजीवी सरपंच बने ठीक है भूपेंद्र जी, ठीक है, मैं कांग्रेस की तरफ रुख करता हूं। केवल ढींगरा जी, आज एक मर्तबा फिर बुलाया जाता है सरपंचों को, अधिकारी बातचीत करते हैं, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं हो पाती और अब सीधे तौर पर कहा जा रहा है 17 तारीख को जो विधानसभा घेराव की बात थी वो वहीं पर है, वो होगा, लेकिन अगर मुलाकात के लिए बुलाया जाता है तो अभी भी सरपंच आएंगे। कांग्रेस इसे कैसे देख रही है? फिर मैं और भी चीजें आपसे पूछता हूं। देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। सबसे पहली बात देखिए, ये सरकार जो है सरपंचों को गुमराह ना करे, ठेस पहुंचाने का काम ना करे। ठेस तो ये पहुंचा रही है सरकार, क्योंकि 6200 गांव के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा 6200 गांव के लोगों के द्वारा चुने गए सरपंच हैं और जो चुने हुए सरपंच हैं उनके साथ भी दुख है और 6200 गांव के जो लोग जिन्होंने वोट दिए सरपंचों को उनके साथ भी दुख है। दूसरी बात इसमें यह है कि 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार पहले 2014 तक लागू थे, अब उनको खत्म कर दिया गया और ये कह रहे हैं हमने कुछ खत्म नहीं किया। एक इसमें पेच भी है। अगर ये कहते हैं कि हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट काम कर रहे हैं, पारदर्शिता ला रहे हैं, तो आप ये बता दें कि जो एक फरीदाबाद का एक नगर निगम है उसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के बावजूद अफसरों ने ठेकेदारों को पेमेंट जारी कर दी 31 करोड़ रुपया। आप देखिए, ये करप्शन नहीं है। ऐसी करप्शन फिर ये अफसरों द्वारा ठेकेदारों को जारी होगी तो फिर तो ये सारे प्रदेश में करप्शन फैलेगी ना। तो आप कह रहे हैं ये पारदर्शिता है, पारदर्शिता कैसे हुई? और कांग्रेस ये बहुत बड़ी विडंबना है इस बात की। और यहां पर एक बात जो भूपेंद्र जी की तरफ से भी कही गई कि बहुत से लोग हमारी पार्टी के भी है और बहुत से लोग दूसरी पार्टी के भी है, और साथ साथ जो बीजेपी लगातार कह रही है कि इन्हें बरगलाने की कोशिश हो रही है, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी का जिक्र होता है। कांग्रेस पार्टी कैसे बरगलाने का काम कर रही है सरपंचों को? मैं मुझसे पूछ रहे? जी जी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने सरपंचों के साथ ना बरगलाया ना कोई बात है। हम तो ये बात रख रहे हैं कि 2014 तक 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार सरपंचों के पास थे। अगर आप नहीं जारी करेंगे तो कांग्रेस की सरकार आएगी, हम जारी कर देंगे। नहीं तो आपसे गुजारिश है कि आप जारी कीजिए, क्योंकि आप जो 20 लाख की पावर 2 लाख की है, हमारे टाइम पे 20 लाख की पावर नहीं थी, अनलिमिटेड पावर थी। 20 लाख की पावर यह थी कि सरपंच अपने आप 20 लाख तक काम करा सकता था, लेकिन उसके बावजूद अगर ज्यादा का काम भी करवाना होता था तो सिर्फ उसको एक मंजूरी लेनी पड़ती थी। मंजूरी लेने के बाद वो ज्यादा के काम भी सरपंच खुद ही करा सकता था। और एक और बात होती है, सरपंचों के साथ और उसके नीचे जितने लोग होते हैं, पंच होते हैं, उसके नीचे एक ऑडिट कमेटी भी होती है जो पारदर्शिता लाती है इस चीज के बारे में। और गांव के लोग भी होते हैं जिन्होंने चुना है, वो भी अपने गांव का काम देख लेते हैं कि उनका काम ठीक से हुआ या नहीं हुआ। जो सरपंच इस तरह की गलती करता है उसको सरपंच को रास्ता दिखाने का काम भी उसी गांव के लोग करते हैं। लेकिन ये जो है, इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों को सुनिश्चित कर दिया
और उन ठेकेदारों के थ्रू 2 साल तक काम लेते रहे, उनके साथ गलबहियां पाकर कितनी अमाउंट का कितना गड़बड़ ये करते रहे ऑलरेडी। और अब ये इस चीज को बंद करने के लिए नगर निगम का मैंने पहले भी उदाहरण दिया कि वहां इतना बड़ा 31 करोड़ का जो अफसरों ने पैसा सुनिश्चित कर दिया ठेकेदारों को एंटी करप्शन के बावजूद, यही काम पूरे हरियाणा की सरपंचों के साथ होगा। ठीक है, तो ये धोखा है उनके साथ। ठीक है, मैं जेजेपी की तरफ रुक कर रहा हूं। नलिन हुड्डा जी, आपके पास आ रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्योंकि 17 तारीख को विधानसभा का घेराव सरपंच करने वाले हैं, क्या उससे पहले कोई पैरेलल टॉक्स जो है वो चल रही है सरपंचों के साथ? आज चंडीगढ़ बुलाया गया था, आज भी सहमति नहीं बन पाई है। इससे पहले भी हमने देखा कि 2 दौर की बातचीत तो सीएम के साथ चली, 1 दौर की बातचीत अधिकारियों के साथ थी, आज फिर एक बार अधिकारियों के साथ, तरुण भंडारी के साथ बातचीत होती है, लेकिन यहां पर भी सहमति नहीं बन पाती। क्या कोई पैरेलल टॉक्स यहां पर चल रही है, हम कहें पंचायत मंत्री की तरफ से, क्योंकि वो जेजेपी से ही आते हैं? देखिए, धरने की बात रही और अभी जैसे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे कि जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट रवैया उनकी बातों में झलक के आया, मैं उसके ऊपर नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा। एक जो मुद्दा ये चल रहा है ई टेंडरिंग का, पहले तो ये समझने की जरूरत है हम सब लोगों को मिलके, चाहे कोई सरपंच किसी भी पार्टी से आए, किसी पार्टी से ना आए, निर्दलीय हो, ये बार बार कांग्रेस द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पावर लिमिट कर दी, पावर लिमिट कर दी। पावर लिमिट नहीं हुई। 2 लाख का बफर आप समझ के चलिए कि आज भी पंचायतों में ही है। ये ना तो किसी विधायक के पास है, ना सांसद के पास है, और ना ही कोई हरियाणा सरकार द्वारा जो बजट एलोकेट होता है उसमें भी किसी चुने हुए प्रतिनिधि के पास नहीं है। 2 लाख का बफर इसलिए दिया गया है क्योंकि पंचायतों में कई छोटे छोटे काम ताकि सरपंच अभी भी अपनी मर्जी से करवा पाए। बियॉन्ड 2 लाख, उसके ऊपर जो भी फाइल क्रिएट होगी, किसी भी काम का टेंडर होगा, वो भी सरपंच की रेफरेंस से ही होगा, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं के द्वारा पुटअप किया जाएगा। इसमें कहीं पर भी पावर कम होने का कहीं वो नहीं है। उल्टा पारदर्शिता इस मामले में कि जहां आज एलिगेशन कई बार हमारे सरपंच साथियों पे लगते हैं गांव वासियों द्वारा ही कि भाई इस काम में कोई कहता है कि अपने रिश्तेदारों को काम दे दिया, कोई कहता है फलाने को दे दिया, इसमें ये घपला हो गया, वो घपला हो गया, उसके ऊपर कंट्रोल लगेगा और सरपंचों के द्वारा जो काम किए जाएंगे जनता में, उनके गांव वालों में उसकी पारदर्शिता बढ़ेगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अल्टीमेटली अगर समझा जाए और देखा जाए लॉजिकली, तो ये जो सरपंच जो हमारे अब जीत के आए हैं हमारे साथी, उनके फेवर की बात है कि उनके फेवर में ये चीज होने जा रही है। दूसरा, अभी इन्होंने ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने अपने ठेकेदार सुनिश्चित कर दिए। टेंडरिंग प्रोसेस में ठेकेदार सुनिश्चित होते हैं या अपनी मर्जी से काम दिया जाए उसमें ठेकेदार सुनिश्चित होता है? मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं। किसी भी टेंडर के प्रोसेस में मिनिमम 3 बिडर्स लिए जाते हैं, जो लोएस्ट बिडर देता है, और ये तो अब ई टेंडर है, ऑनलाइन है, कोई भी व्यक्ति पोर्टल खोल के, ऑनलाइन वेबसाइट खोल के रेट चेक कर सकता है, ऑडिट कमेटी बैठती है, कामों का मेरा जो सवाल था मैं उस पर आपको दोबारा एक बार ला रहा हूं, और इसलिए आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित कर रहा हूं क्योंकि 17 तारीख को विधानसभा घेराव की बात की गई है। एक मर्तबा फिर से वाटर कैनन ना चले, लाठी चार्ज ना हो जाए, उसके लिए कोई पैरेलल टॉक्स पंचायत मंत्री की तरफ से चल रही है, यानी जेजेपी की तरफ से किसी तरीके की कोई कोशिश की जा रही है कि सरपंचों को मनाया जा सके, या फिर जो प्रस्ताव दिया गया सरकार की तरफ से उसी पर उन्हें सहमत करवाया जा सके? एक बार आप दोबारा रिपीट कीजिए, मैं पूरी बात आपकी सुन नहीं पाया। नलिन जी, मैं कह रहा हूं कोई पैरेलल टॉक्स चल रही है पंचायत मंत्री की तरफ से सरपंचों को समझाने के लिए, जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर सहमति बन जाए, इसके लिए चल ही रही हैं। मेरे ख्याल से पहले मीटिंग हुई भी है। चलिए, आज की मीटिंग नहीं हो पाई, सरकार भी अपनी तरफ से चाहती है कि हमारी जो ये पैरेलल टॉक्स हैं या जो भी ये जो वार्तालाप है, जो चर्चा है, वो डायलॉग ओपन रहे। और मैं समझता हूं कि किसी भी जो समस्या का समाधान है और एक जो कॉमन ग्राउंड है, वो चर्चा के माध्यम से ही अचीव होगा। लेकिन जो ये बड़ा मुद्दा है इस सारे में ई टेंडरिंग का, मैं उसके ऊपर ये जो मैंने बात रखी, ये समझनी जरूरी है। आज किसी भी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए, पारदर्शिता आए, ये हम सब लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं, ये जनता का पैसा है, और उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। नहीं तो आप फरीदाबाद वाले मामले में ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं लाए? मैं अभी आपके बीच में तो मैं बोला नहीं था, आप कृपया करके पहले बात पूरी होने दीजिए और अपने समय पे बोलिएगा। किसी भी ठीक है नलिन जी, ठीक है। मैं एक बार सुनील कुमार जी की तरफ रुक कर रहा हूं, बहुत देर से सबको सुन रहे हैं, और सुनील कुमार भी सरपंच है,
गांव से आते हैं और जो इस वक्त समस्या चल रही है वो उनकी भी समस्या कि सरपंच जो नाराजगी की राह पर दिख रहे हैं और बात नहीं बन पा रही है। सुनील कुमार जी, क्या आपकी जो पंचायत है वहां पर आपकी तरफ से या फिर किसी और की तरफ से कोई चीज पुटअप अब तक की गई है आपकी तरफ से, मतलब कि जो 2 लाख तक की लिमिट है उसके तहत आपने कोई काम करवाना शुरू किया हो, या फिर जो ई टेंडरिंग है 2 लाख से ऊपर उसके तहत कोई रेजोल्यूशंस आए हो काम के लिए, किसी ने टेंडर बिड किया हो, कुछ चीजें शुरू हो पाई है अब तक या नहीं? देखिए राज ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सरपंचों के आंदोलन को जोर शोर से उठाते हो और पूरा प्रॉपर इसमें टाइम देते हो। उसके बाद मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह गहलोत जी को ये बताना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि ज्यादातर सरपंच भारतीय जनता पार्टी के जीत कर आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब हम सारे सरपंच एसोसिएशन सब इकट्ठे होके बैठते हैं, मैं सरपंच एसोसिएशन सोनीपत से महासचिव हूं, सारे सरपंच जब इकट्ठे होकर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से इन सरपंचों के जो अधिकार हैं वो छीनने का काम किया है। एक कलम की जो आजादी थी वो छीनने का काम किया है। और जो सरपंच, जो 36 बिरादरी के सरपंच हैं, जो कुछ लोग नहीं भी शामिल हो पाते हैं, वो किसी कारणवश, किसी मजबूरी के वश, क्योंकि आजकल ब्याह शादियों का सीजन है, उसके बाद आगे चल के किसी कटाई का भी सीजन है, गेहूं की कटाई का, जो लोग नहीं आ पाते उसके बावजूद भी मोर देन 90% जो सरपंच हैं वो भारतीय जनता पार्टी की इन नीतियों के खिलाफ है। देखिए राज ठाकुर जी, हम लोग जो सरपंच हैं गांव से आए हैं, एक खुददार प्रवृत्ति के आदमी होते हैं, गांव ग्रामीण अंचल में रहे पले बढ़े, और सरपंच जो के बड़े समझदार, बड़े ईमानदार, जो जनप्रतिनिधि जो जीत के आते हैं, वो लोग पंचकुला में आए। पंचकुला में बहुत ही आदर और मान सम्मान के साथ सब अपनी बात, लोकतंत्र में अपनी बात रखने के लिए एक रोड पे बैठे थे, और उनको जो है उनको किस बुरे तरीके से लाठी के दम पर वहां से खदेड़ा गया है, ये जनता जनार्दन सब देख रही है, सारे सरपंच देख रहे हैं कि किस तरीके से एक लोकतंत्र की हत्या हुई है। दूसरी बात, वहां पर सरपंचों के साथ जो है, मैं वहां खुद धरने में गया था। आप ही के एक और भाई हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं जो सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता है, आरिफ हथौड़ी। आरिफ हथौड़ी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं जानना ये चाह रहा हूं कि क्या जो ये आज बैठक थी, इस बैठक के अलावा भी आप लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, पंचायत मंत्री की तरफ से कोई आपके पास बातचीत के लिए ऑफर आया हो, या फिर इस प्रस्ताव पर सहमति बन जाए उसके लिए कोई कोशिशें हो रही हो, किसी तरीके की जो चीजें हैं वो होती हुई नजर आती है यहां से, और आप लोग इस प्रस्ताव पर मानने वाले हैं या नहीं है, और इस प्रस्ताव के अलावा आपकी और क्या मांगे, यानी जो 5 लाख तक की लिमिट है, अगर वो 8 लाख 10 लाख हो जाती है तो क्या आप लोग मान जाएंगे? दरअसल राज ठाकुर जी, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बता दिया, मैं भी बता रहा हूँ, हमारे पास अधिकारी संदेश आया था, अधिकारी संदेश के उसके ऊपर हम यहाँ लोग सब स्टेट बॉडी इकट्ठी हुई थी। उसके अभी मेरे भूपेंद्र सिंह जी ने, एक आदरणीय ने बहुत एक बात कही थी कि ये कुछ सरपंच हैं जो राजनीतिक का शिकार हो रहे हैं। मैं पहले तो हमारे आदरणीय की बात को क्या जवाब दे देना चाहता हूँ। किसी कलमकार ने लिखा था सियासत की बातें तो अहले सियासत जाने, सियासत की बातें तो अहले सियासत जाने, हमारा काम तो पैगाम में मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरे सुनील सरपंच जी ने एक बात कही थी बहुत अच्छी, हम ग्रामीण आंचल देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, हम बड़े खुददारी विधि के लोग हैं, हम सियासत की बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरपंची से बड़ा चुनाव इस देश के अंदर कोई नहीं है। एक एक वोट के ऊपर, एक एक मतदाता के ऊपर जा कर के उसके साथ में बैठ कर के वो मेरे आचरण के बारे में जानता है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। वो लोग एक एक बात को देख कर के वोट देने का काम करते हैं। और जो ये 6200 पंचायतें, 6300 पंचायतें जो बनकर आई हैं, आज इन पंचायतों को इन्होंने ललकारने का काम किया है। और मैं ये कहूँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आज इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है कि हम वार्ता के लिए समय समय पर तैयार थे, हमने कभी वार्ता रोकी ही नहीं, हम समय समय, बाकी ये हमारी खुददारी का, हमारी इंसानियत का, हमारे उस पूरेपन का, हमारे बड़े दिल का इम्तिहान लेने का काम कर रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त के काबिल नहीं है। प्रस्ताव 5 लाख से बढ़ता है, अगर 8 लाख 10 लाख कहां पर जाकर आप लोग मानने वाले हैं? मैं बता, बात 10 लाख की और 15 लाख की, 20 लाख की नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सरपंचों के पास में 25 लाख रुपए की पावर है। पहले 15 लाख थी, अभी 10 लाख और बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है।
क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कह दिया एमपी वाले पैटर्न को उठाकर हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम करें। हम अपने 29 अधिकार मांग रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, संविधान से हटके कुछ मांग रहे हैं, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं। जहाँ माननीय भत्ते की बात आती है, आज विधायकों का भत्ता कितना है आप देखें, आप विधायकों के पास में क्या 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 सुविधाएं नहीं हैं? क्या एक सरपंच के पास सुविधाएं हैं? मैं राज ठाकुर जी बड़े विश्वास के साथ एक बात बता देना चाहता हूं, गांव का एक सरपंच बड़ी शिद्दत के साथ समाज सेवा को और एकता को जोड़ने का काम करता है। रात को 2 बजे उनके पास ग्रामीण अंचल से कोई भी आदमी किसी समस्या को लेकर आता है, अकेला सरपंच समाज की सेवा नहीं करता, उस सरपंच के परिवार की महिलाएं भी सेवा करने का काम करती हैं। रात को 2 बजे उठकर उन लोगों का चाय नाश्ते का इंतजाम करने का काम करती हैं कि मेरे दर पर कोई आया है, यहाँ से बहुत से सवाल उठे हैं, तो बीजेपी की तरफ रुख कर लेते हैं। फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, 2-3 बातें निकलकर सामने आई है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि अगर बार बार सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि आते हैं और वही प्रस्ताव उन्हें दे दिया जाता है तो इससे बात बनेगी या बिगड़ेगी? दूसरा सवाल जो हम देख रहे हैं कि लगातार उठाया जा रहा है प्रवक्ताओं की तरफ से भी, और अभी अभी हमने देखा कि हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता रफीक की तरफ से भी ये कहा गया कि लोकतंत्र के लिए काला दिन है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई रणबीर समेण की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि हम सरकार को चुनावों में अब दिखाएंगे कि सरपंचों की ताकत क्या है। तो बहुत सी मुश्किलें। भूपेंद्र जी देखिए ठाकुर साहब, आप एक बात बताइए कि जब संविधान में जो कुछ होता है और उसका उल्लंघन होता है, तो जो सरपंचों की एसोसिएशन है वो माननीय उच्च न्यायालय में गई और उच्च न्यायालय में इनका केस पेंडिंग है। इन्होंने स्टे के लिए कोशिश की कि स्टे को इनका नहीं मिला। अगर कोई हम उल्लंघन कर रहे होंगे एक्ट का या संविधान का, तो इनको वहां से कोर्ट से भी न्याय मिल जाएगा। ये बातें जो बार बार कह रहे हैं, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, किसी चीज का कोई उल्लंघन नहीं कर रहे, सिर्फ जो सारा सिस्टम है उसको डिजिटल करने का काम किया। विधानसभा को डिजिटल करने का काम किया तो एमएलए की, मंत्री की पावर कहाँ कम हो गई? कोई भी पावर, कोई भी, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जो प्रोसेस था उसको डिजिटल करने का काम किया। दूसरे मेरे साथी ने सवाल उठाए कि निगमों में क्या हुआ। अगर निगमों में ये ई टेंडरिंग नहीं होती तो पहले कितने राज आए, सब में गबन होता था, कोई पकड़ा नहीं जाता था। अब जहाँ गबन हो रहे हैं वो सामने आ गए, पकड़े गए, उनको ठोकने का काम हो रहा है। नहीं तो अगर ये ई टेंडरिंग नहीं होती तो वो बात सामने ही नहीं आती और चोर पकड़े भी नहीं जाते। दूसरा, मैं कांग्रेस की बात करूं, ये पारदर्शिता की मैं इनको बात समझा देता हूं। ये तो जब हमने बुजुर्गों की पेंशन बैंकों में करने की बात की थी, तो ये जब भी सवाल उठाते थे कि गांव में बैंक नहीं होते, गांव के आदमी पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे जाएंगे? आज सभी लोग अपने बैंकों से आराम से पेंशन ले रहे हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट जो बीच में गड़बड़ होती थी, कुछ लोग उनकी मृत्यु के बाद भी उसका फायदा उठाते रहते थे। कितने करोड़ रुपए हमने बचाने का काम किया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वाले हमें पारदर्शिता ना सिखाएं। अगर कांग्रेस के राज में पारदर्शिता भूपेंद्र जी, तो कांग्रेस की तरफ से आपने सुना होगा कि 73वें संशोधन का भी जिक्र किया गया, जो 16 मांगों में से पहले नंबर पर मांग थी सरपंच एसोसिएशन की 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की। मैं कांग्रेस की तरफ रुख कर लेता हूं। ढींगरा साहब, आपने सुना कि भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि पहले भी इस तरीके की चीजें होती थी लेकिन सामने नहीं आती थी। अब ई टेंडरिंग के माध्यम से पता चल पा रहा है कि कहां पर कितने का घोटाला हो रहा है। बहरहाल बार बार बुलाया जा रहा है सरपंचों को, लेकिन अगर बात नहीं बन पाती और वही प्रस्ताव रख दिया जाता है तो इससे निकलेगा क्या? नहीं, देखिए, एक तो गहलावत जी ने यह बात करी कि कोर्ट से न्याय मिल जाएगा। जी। आप ये बताएं, कोर्ट में सरकार जब चुनी हुई है तो कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? सरकार तो लोगों द्वारा चुनी हुई है ना, तो खट्टर साहब को क्यों नहीं न्याय देने का प्रावधान करना चाहिए? खट्टर साहब उनका न्याय क्यों छीन रहे हैं 6200 गांव के लोगों का? खट्टर साहब जो है 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकारों को खत्म क्यों करना चाहते हैं? खट्टर साहब जो है अभी जो अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, वो क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, पेंशन क्यों काटी जा रही है? पेंशन काटने का काम तो इन लोगों ने किया ना, 5 लाख पेंशन काट दी थी। अभी ये कह रहे हैं हमने पेंशन ऐसे देने का काम किया, बैंक के द्वारा देने का, तो 5 लाख लोग वंचित क्यों हो गए पेंशन के बीच में? और दूसरी बात जो मैंने कहा अभी कि फरीदाबाद के अंदर 31 करोड़ रुपया
वो नगर निगम के जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच के आ रहा हूं बावजूद भूपेंद्र जी, अफसरों ने रिलीज कर दिया। अफसर जब आपकी अरे एंटी अंदर करप्शन थोपने दस्ता का किसका काम है? किया, मुख्यमंत्री अंदर का। थोपने का काम उसके किया है। दस्ता जांच कर रहा है और उस जांच के बावजूद 31 करोड़ रुपए आप ट्रांसफर कर देते हो। आप ट्रांसफर करते हो, इसका मतलब ये सीधा सीधा ठेकेदारों को जो पैसा दिया जा रहा है 31 करोड़ रुपया, ये धांधलेबाजी नहीं है, जबकि उनके खिलाफ तो एंटी करप्शन की जांच चल रही है और अफसर जो है सीधे पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। यह है धोखा। इस धोखे को समझो और गांव के लोग समझ रहे हैं जो आप कर रहे हो। यह धोखा करना बंद कर दीजिए, नहीं तो गांव के लोग आपको सबक देने का काम करेंगे। ठीक है भूपेंद्र जी, काउंटर इस पर आप दे दें। और जो गांव का जिक्र ये कर रहे हैं, मैं एक मर्तबा फिर से रणवीर समेण का जिक्र कर देता हूं। वो भी कह रहे हैं कि चुनावों में अब हम सरकार को सबक सिखाएंगे। देखिए, ये तो चुनाव में तो सब आजाद हैं, कौन किसको सबक सिखाता है। इन्होंने खुद ही कहा कि हम तो बीजेपी के नहीं है। इन्होंने तो हमारे खिलाफ हो सकता है पहले भी काम किया हो। इसको हम प्रेशर में आके, किसी के दबाव में आके हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सही होगा बगैर दबाव के, अगर बिल्कुल से पारदर्शिता के हिसाब से कोई बात होगी तो हम बगैर प्रेशर के मानेंगे, और गलत काम कोई हमारे को प्रेशर दे के मनाना चाहेगा, हमारी सरकार बिल्कुल नहीं मानेगी। ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। और मैं एक प्रार्थना और भी करना चाहता हूं सरपंच एसोसिएशन से कि ये सबका राइट है प्रदर्शन करने का, अपनी बातें कहने का सबको राइट है, लेकिन कानून व्यवस्था को खराब ना होने दे। अभी एक साथी ने कहा कि वहां सड़कों पे पुलिस ने डंडे चलाए। जब हाईकोर्ट आदेश देगा कि रोडों को खाली कराओ, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो सरकार को तो हाई कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूं कि प्रदर्शन करें, धरना दें, जो वो इनका अधिकार है। नहीं लेकिन भूपेंद्र किसी जी, भी उस दिन प्रकार से डंडे हमारे नहीं चले, उस दिन अधिकार- पानी नहीं बरसा। सुनिए, वो पहले दिन राज की बात कर ठाकुर रहे जी, थे, वो पहले दिन राज की बात ठाकुर कर रहे जी। थे जब सरपंच आए थे। बहरहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैं नलिन हुड्डा जी की तरफ जा रहा हूं। नलिन हुड्डा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सवाल मैंने पहले भी पूछा, बीजेपी से भी पूछा और आपसे भी पूछ रहा हूं। और आप क्योंकि गठबंधन में भी है, मंत्री भी आप ही की पार्टी से आते हैं, अगर सरपंचों को बुलाया जाता है, सरपंच एसोसिएशन को बुलाया जाता है और वही बीती तारीख वाला ही प्रस्ताव उनके सामने रख दिया जाता है, तो आपको लग रहा है कि इससे बात बन जाएगी या फिर सरपंच और नाराज हो जाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक तेवर सरपंचों के बहुत नर्म पड़ते हुए नजर आ रहे थे और बहुत पॉजिटिव सकारात्मक बैठकें होती हुई दिखती थी। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप रणवीर समेण को सुनेंगे तो वो चुनाव से लेकर लोकतंत्र का काला दिन, बहुत सी बातें करेंगे। अभी अभी आपने रफीक हथौड़ी को भी सुना, वो भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए काला दिन। देखिए, चर्चा होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूँ। चर्चा के माध्यम से ही किसी ना किसी बात का हल निकलता है, और दो पक्षों के अंदर कोई मिसकम्युनिकेशन है और अगर कोई गैप है तो उसको भरने का काम किया जा सकता है। लेकिन जिस मुद्दे के ऊपर चर्चा हो रही है, हम शायद उस चीज को एक अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है वो जो विपक्षी पार्टियां जो इसका भ्रम फैला रही हैं, लोगों के पास जा जाके उनके कान भरने का काम करके उनको गलत लॉजिक और फैक्ट्स बता बता के, मैं कहीं ना कहीं उनको इसका जिम्मेवार ठहराता हूँ। बहुत एक बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा। अभी हमारे सरपंच साथी बैठे हुए हैं यहाँ पे। सरपंच साहब, आपने बताया कि एमएलए का बहुत भत्ता होता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एमपी का बहुत कुछ होता है। साहब, किसी का कोई भत्ता नहीं है। आप एक चीज समझिए, एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उनके द्वारा भी अगर उनके कोटे में कोई बजट आता है तो उसको जब काम में लिया जाता है, उसको जब अलॉट किया जाता है, वो भी ई टेंडरिंग के माध्यम से किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि उनके पास कोई अपना पर्सनल बफर है कि वो किसी को भी उठा के पैसा दे दें और कैसे भी करके उसको इस्तेमाल कर ले। और मैं समझता हूँ, एक बार मुझे बात वो पूरी तनख्वाह करने की बात दीजिए। कर रहे थे दरअसल, क्योंकि जो 16 मांगे थी, अच्छा, उन मांगों में से एक मांग ये थी कि तनख्वाह 3,000 से ठीक है, वो 30,000 उनका वेतन कर दिया ठीक है, जाए। वो हालांकि एक वो अलग issue 1,000% हो लेकिन जाता है, उस पर हम भी सवाल उठा चुके हैं। जी जी, अब आप अपनी बात पूरी करें। मैं उसको ई टेंडरिंग के पर्सपेक्टिव से उनको बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि एक मांग ये भी है कि भी जो वो बफर है 2 लाख रुपए का, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए या उसको और ज्यादा जितना पहले था उससे इंक्रीज करा जाए। अब ये बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार इस पीछे भी इन्होंने मेरी बात काटी और कहा कि घोटाला हो रहा है, घोटाला हो रहा है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस को उनके दिन याद दिला दूं कि इनका जो ये
वन फैमिली साम्राज्य पूरे देश में बना हुआ था, वो अगर गया तो वो बैक टू बैक घोटालों की वजह से गया था। कॉमनवेल्थ से लेके 2G से लेके स्पेक्ट्रम से लेके इन्होंने न जाने कितना देश बर्बाद करके घोटालों के अंदर खत्म कर दिया। तो ये उस बारे में ना बोले तो बेहतर है। आज ई टेंडरिंग के अमित प्रोसेस शाह का में बेटा अगर कहाँ कहीं है पर आजकल? अगर आज ई टेंडरिंग के प्रोसेस अमित में शाह का कहीं पर बेटा कहाँ है? इरेगुलरिटी पाई जाती है या अमित कोई शाह का छह बेटा छह कहाँ केसेस है? में जमानत अरे पर आपके है। बात फादर पूरी सुन कौन सी लीजिए भाई, पार्टी से हैं? बात आपके पूरी सुन दादा कौन सी लीजिए, पार्टी से हैं? बात पूरी सुन लीजिए, बात आपके पूरी दादा, सुन आपके लीजिए। फादर और ये क्या बात आ कौन सी गई? पार्टी से हैं बताइए ना। ये क्या बात हो आपके गई? आपकी भी तो वही सेम पार्टी है क्या भाई साहब। कोई लॉजिकल किसकी बात डिबेट कर रहे हो? करते हैं या दादा बस ऐसे ही परदादा बैठ के बोलना आप होता है? सारे एक ही लाइन में, तो एक ही मैं पार्टी से चल रहे आप हो। पहले मेरी बात आप पूरी हो लोग जाने अपने दीजिए। मैं एक ही किसी पार्टी का सिस्टम नहीं है आपके पास। आप दूसरे को शिक्षा दे रहे हो। मैं एक इनमें बड़े सारा गंभीर विषय सवाल के ऊपर करते हो अपनी आप। बात कर रहा हूँ। जो आप मुद्दे प्लीज पर आते हैं। शीशे के कीजिए। होते हैं, वो मैंने दूसरे घोटाले को पे पत्थर नहीं फेंका आपको करते। घोटाले पे आपको आईना नलिन जी, दिखाया पहले कि आप अपने कांग्रेस अंदर घोटालों के झांकिए। बारे में ना नलिन जी, बोले तो नलिन जी, बेहतर है। मैं जी। चाह रहा हूँ कि एक मर्तबा अब सारे मैं शांत हो वापस जाएं। और नलिन जी, उसी जो अरे topic पे आ घोटाले रहा तो हूँ, आप जो मैं लोगों बात ने कर कर रहा दिए था। इतने सारे। नलिन जी, सारे ही मैं जेजेपी वापस के उसी घोटाले टॉपिक पूरे पे आ रहा हूँ। प्रदेश आप के इनको ठीक अंदर। है जी, धीरज जी, शांत एक मिनट करवाइए। दें, एक मिनट घोटाले हैं, दें, एक मिनट दें, एक मिनट दें। बैठे-बैठे नलिन जी, बस यहाँ पे। आपने जो बात कही कि कांग्रेस एक ही परिवार से चल रही है, उस पर मैंने ढींगरा घोटाले जी नहीं, वापस नहीं, ढींगरा जी वापस कह रहे थे कि आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। मैंने कहा और जो वापस चर्चा पर back to आते हैं। back सर, घोटाले ऐसे वापस चर्चा पर कांग्रेस आते हैं, के वरना टाइम ऐसे पे घोटाले हो पर्सनल गए हो 3 जाएंगे। साल के अंदर। आप या तो मुझे बोलने दीजिए तो मैं उस बात जी। को क्लियर अरे मैं कर गिनाता पाऊंगा। हूँ ना। मैंने कहा चावल घोटाला कि आपको back to पता नहीं back है। घोटाले जो शराब का कांग्रेस घोटाला के पता नहीं राज SIT के किस टाइम लिए पे बिठाई थी? उजागर आज हुए तक रिपोर्ट और क्यों नहीं आई? उनका जो वन फैमिली बेनिफिट जो जेजेपी के समझौता टाइम के एग्रीमेंट अंदर हुआ, SIT उसकी वजह किसने से बिठाई सरकार थी? इनकी गई। आप तो लोगों ये ने। घोटालों के बारे शराब में का ना घोटाला, बोले तो शराब सबसे चोरी बेहतर कैसे है। हो गई? ये बात पूरी गोदामों सुनते के नहीं और अंदर बीच से में बोलने लग आप ही ने जाते जो हैं। घोटाला किया वो। अब उसके आप बाद जो ई SIT टेंडरिंग का जो बिठाई, प्रोसेस SIT है को उसके ऊपर जो मैं रिपोर्ट के बात अंडर कर रहा था टेबल हो वो गई। एक बार बात पूरी आप हो जाने लोगों ने दीजिए। जो घोटाले कर रखे हैं उसकी तो अब फेयर सुनिए सुनिए ठीक है, ढींगरा जी, नलिन जी को पूरा करने देते, फिर मैं वापस आता हूँ मेरी आपके बात पास। पूरी नलिन जाने जी, नलिन जी, दीजिए। अब अब आप इन्होंने- पूरा इन्होंने करें, कुछ अब आप पूरा करें, जी। पॉइंटेड तरीके से मुद्दे पर रहते हैं आज के। मैं पॉइंटेड तरीके जी। से ही बात करूं, कोई करने तो देना बीच में। अब जो इन्होंने इरेगुलरिटीज की कहीं पर बात आती है कि राज जी, भाई आप किसी विभाग आप के पूरा अंदर करें। अगर इनकी जो है ना मुद्दे इरेगुलरिटी से थी भटका रहे या हैं कहीं मामले पर को। कोई ऐसा केस हुआ जहां पर कंपनी ई टेंडर के माध्यम से जिसको काम मिला लेकिन उसने काम ठीक नहीं करा या पूरा नहीं करा, तो उनके खिलाफ जांच भी चल रही है। उनके खिलाफ आज ऑडिट भी बिठाए गए हैं, उनको पेनलाइज भी करा जा रहा है। ढेरों ऐसी कंपनियां हैं जिनको ई टेंडरिंग के प्रोसेस के अंदर पेनलाइज करा गया, जिनके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाई गई। तो ये कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को सर्टेन करता है। अगर आज आप बताए अब ना, आज मैं एक सरकार है आपकी, आप फ्रेमवर्क बता की नहीं पा बात रहे हो। करता हूँ। अब ये बीच में इनको आप कृपया करके शांत करवा लीजिए। 31 ये करोड़ अपने रुपए टाइम पे इतना ठेकेदारों बोल को रहे दे तो दिया हम भी अफसरों ने। समझने के लायक क्या होंगे जांच उसमें। की आपने? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए और जब अपनी बारी आएगी तब बोल लेना जितना बोल ठीक है, अरे लेना। भाई साहब, धीरज एक बात का जवाब तो दे नहीं आप रहे। जब सब- अपनी सब- बारी सब आएगी बोलेंगे तब एक दूसरे बोलना। वक्त एक में, हेल्दी टफ हो डिबेट जाएगा, चलने टफ दो। हो जाएगा। आपके पास प्लीज जब धीरज लॉजिक जी। नहीं है तो क्यों बीच ठीक में है, बोल नलिन रहे जी, हो? प्लीज लास्ट 30 सर, जी। औरों के पास भी जाना है। नलिन जी, लास्ट में पूरा ये कह करें रहा आप। हूँ। और अगर एक हम पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में हैं, देखिए आज हमारे जो माननीय सरपंच हैं वो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं अपने गांव के। अगर कोई विधायक है वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर कोई सांसद है वो भी चुना हुआ प्रतिनिधि है। तो अगर एक फ्रेमवर्क में कोई ऐसा नहीं है कि सरपंचों के ऊपर लिटमस टेस्ट करा जा रहा है और बाकियों पे बाद में अप्लाई होगा। हर जगह वो एप्लीकेशन ई टेंडरिंग की है, चाहे विधायकों का वो कोष हो, चाहे सांसद का हो, चाहे प्रदेश सरकारों का, राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का हो। सरपंचों को और पंचायतों को अब उसमें इंक्लूड करा जा रहा है जब देखा गया कि हाँ उस प्रोसेस के अंदर हम लोग ठीक तरीके से ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं और जनता को उनके पैसे का हिसाब दे सकते हैं। दूसरा, जैसे सरपंचों के ऊपर कई बार गांव वाले ही एलिगेशन लगा दिया करते थे, झूठे सच्चे हर तरह के होते थे। राजनीति है, हर तरह की पॉलिटिक्स गांव में भी होती है, सरपंच साहब मेरे सारे जानते होंगे यहाँ पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आए जिसमें हमारे सरपंच भी भाई कह सकें कि भाई हाँ इस प्रोसेस के थ्रू ये सारे काम अलॉट हुए हैं, हमारी रेफरेंस थी लेकिन काम करने वाले ये लोग हैं, जो अपने कायदे से जो टेंडर प्रोसेस था उसके अंदर आए और आप सब लोग इसमें देख सकते हैं। तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो जवाबदेही पहले वो होती थी किसी काम को करने की, वो कम ठीक है। लगेगी, उनके ऊपर एलिगेशन कम लगेंगे। और अगर एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को आप अलग रखना चाह रहे हैं बाकी सबसे, तो मैं ठीक समझता है। हूँ कि वो भी गलत सुनील है कुमार कहीं जी, ना सुनील कुमार जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा। पहले मैं रफीक जी के पास जा रहा हूं। रफीक जी, क्योंकि 17 तारीख की कॉल है, विधानसभा के घेराव की बात है, और इससे पहले जब सरपंच आए थे तो हमने देखा कि बल प्रयोग होता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हो जाता है। नुकसान तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरपंच भाइयों का ही हुआ था, वो ना हो उसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यूटी है और चंडीगढ़ में एंटर करना
नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उस तरीके की सिचुएशन ना हो, उससे निपटने के लिए किसी और तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर 17 तारीख की जो कॉल है वो अब वहीं पर रहने वाली है, या उससे पहले बातचीत के जरिए किसी हल पर पहुंचने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि सरपंच एसोसिएशन पर यह जिम्मेदारी भी है कि जो लोग उनके साथ चलेंगे उनका भी नुकसान ना हो। रफीक जी, आपसे सवाल है। रफीक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, अगर सुन पा रहे हैं तो सवाल ये कि 17 मार्च को विधानसभा के घेराव की बात आपकी तरफ से की गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जब लोग आते हैं, और ऐसे में बीते दिनों क्या हुआ था वो आप देख चुके हैं। वो सिचुएशन दोबारा उत्पन्न ना हो उसके लिए धरना स्थल पर आप लोग धरना दें या कुछ और चीजें, क्या ये मुमकिन है कि इस तरफ आप बढ़ेंगे? सर निश्चित तौर पर राज ठाकुर जी, हम पूरी तरीके से पहली तारीख को भी गांधीवादी तरीके से आए हुए थे। 17 तारीख को भी हम गांधीवादी तरीके से विधानसभा का, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर जी, बिल्कुल बिल्कुल पूरा करें आप, पूरा करें। बिल्कुल 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 सर, जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल राज ठाकुर जी, पहली तारीख को भी हमने गांधीवादी तरीके से सेम हाउस के घेराव करने के लिए हम चले थे, और 17 तारीख को भी हम गांधीवादी तरीके से बिल्कुल विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक जो कोई भी कानून बनता है वो आवाम की भलाई के लिए बनता है, प्रदेश की जनता की भलाई के लिए बनता है। बाकी 6220 पंचायतें पुकार पुकार कर ये कह रही हैं, आवाज़ दे देकर ये कह रही हैं कि बिल्कुल हमारे ऊपर ये काला कानून न थोपा जाए। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे साथी अभी बहुत की बात रखी थी उन्होंने, हिंदुस्तान के अंदर आप ये देखो कि एमपी का चुनाव भी होता है, एमएलए का चुनाव भी होता है। मैं ये नहीं समझता कि गांव के सरपंची से बड़ा कोई चुनाव होता होगा। ये लोग सबसे ज़्यादा, एमपी के पास कोई बर्डन नहीं, विधायक के पास इतना कोई बर्डन नहीं, एक सरपंच के पास इतना बर्डन होता है। अगर 24 घंटे सरपंच गांव के वर्ग समाज हित के लिए काम करे, उसके पास फुर्सत नहीं है। फिर ये लोग इन काले कानूनों को थोप कर उस भाईचारे को बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, सवाल उस बात का है। एक ठेकेदार प्रथा गांव के अंदर आएगी, एक व्यापारी गांव के अंदर काम करने आएगा, वो व्यापार कर कर वापसी चला जाएगा, उसकी जवाबदेही सरपंच की बनेगी। गांव के लोग सुबह भी अपडेट सरपंच से लेने का काम करेंगे, दोपहर में भी अपडेट सरपंच से लेने का काम करेंगे, शाम को भी अपडेट सरपंच से लेने का काम करेंगे। और मैं ये कहता हूँ पारदर्शिता की बात करते हैं। हाँ, मैं अनेकों टेंडरिंग के काम ऐसे बता देता हूं जो सरपंच ने कराए थे पहले। एक सवाल जोड़ देता हूं, काम 20 साल पहले जो सवाल जोड़ देता हूं, जो 25 सदस्य प्रतिनिधि मंडल है, कहा यह भी जा रहा है कि उसमें भी अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। और जो पिछली बैठक थी उसमें यह कहा गया था कि अब 25 सदस्य नहीं 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल जो है वो सीएम से मुलाकात करेगा। तो क्या आपसी भी जो आप कहें कि जो व्यूज है वो मिल नहीं पा रहे हैं? हालांकि रणबीर समेंड ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्हें यह भी कहना पड़ गया कि हम सारे के सारे एक साथ है, एकजुट है। सर बिल्कुल शिद्दत के साथ हम सब लोग एक हैं, हम सारे लोग एक हैं, शिद्दत के साथ एक खड़े हैं हम लोग। किसी भी कीमत पर हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का तोड़ नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ। और ये बहम हम सरकार का 17 तारीख को मिटा देंगे, जब हम विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे। ये बहम भी हम सरकार का मिटाने का काम करेंगे। ठीक है, मैं सुनील कुमार जी के पास जा रहा हूं। सुनील कुमार जी, आप खुद सरपंच हैं, क्या आप भी 17 तारीख को चंडीगढ़ कूच में शामिल हो रहे हैं? और अगर आपसे गांव की हम तस्वीर समझना चाहें, क्योंकि आप गांव के लोगों के बीच में हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है, इसे गांव के लोग कैसे देख रहे हैं? और क्या आपसे भी सवाल जवाब होते हैं कि कब तक हमारे काम शुरू हो जाएंगे? देखिए, 1992 में जो पंचायती राज में संशोधन हुआ था, उसके 73वें संशोधन में हमारे को जो 29 अधिकार दिए गए थे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा और भी सारे के सारे जो हमारे को अधिकार दिए गए थे, हम उन अधिकारों की लड़ाई जो सरपंचों को होने चाहिए, उन अधिकारों की लड़ाई जो कि आने वाले भी हमारे बाद भी सरपंच आएंगे,
हम 5 साल सरपंच हैं, हमारे बाद जो सरपंच आएंगे उनके अधिकारों की जो लड़ाई है, हम उन गांव को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, उस लड़ाई को लड़ने के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और आज हरियाणा सरकार ने और जनता पार्टी जेजेपी की सरकार ने, जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सरपंचों की एसोसिएशन में फूट डालने की कोशिश की है, ये बहुत ही गलत बात है। ओपी नरवाल और तरुण भंडारी जी ने जो बात की है वो एक फूट डालने की बात है। उन्होंने ये कहा है कि आप लोग वही बयान दीजिए जो हमने कहा है। कैसे बयान देंगे जब हमारी मांग नहीं मानी गई है, हमारे हाथों में कटोरे पकड़ा दिए हैं। आप आकर देखते पंचकुला में, कहीं सरपंच कढ़ी पकौड़े की लाइन में है, कहीं टॉयलेट की लाइन में, कहीं वॉशरूम की लाइन में है। हमारे जो सरपंचों की दुर्दशा है वो सारा हरियाणा देख रहा है। और जो ये माननीय सरपंच चुन के आए हैं, इनके साथ जिस तरीके से इन लोकतंत्र की हत्या पंचकुला के अंदर हुई है, और उस हत्या को देखने के लिए सारा हरियाणा देख रहा है। और 17 तारीख को हम फिर लोकतंत्र तरीके से, बिल्कुल बहुत शांत गांधीवादी तरीके से, हम बिल्कुल शांति के साथ हम जाएंगे और हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से उस दिन घेराव करेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हम बताने का काम करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे जो 29 अधिकार हैं, हम वो अधिकार हमारे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। हमारा जो अधिकार जो लिखा हुआ है उसमें संशोधन 1992 में हुआ, उस संशोधन में 73वां जो संशोधन है उसके हिसाब से ठीक है सुनील जी, देखिए विधानसभा घेराव वैसे तो सिंबॉलिक ही होता है और विधानसभा घेराव अमूमन नहीं हो पाता है और रोक दिया जाता है पुलिस की तरफ से, और पंचकुला बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा 17 तारीख को भी, जो एक जनरल पैटर्न रहता है। भूपेंद्र जी, मैं आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। जो मैंने जिक्र भी किया कि रहता तो सिंबॉलिक ही है, लेकिन जब इतनी तादाद में लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को शांत करवाया जाए। उस दिशा में बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन बैठकें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रही है। और तब से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे तो जो प्रस्ताव था, जो 2 लाख पर बात थी, उसे 5 लाख के प्रस्ताव की बात की जा रही है। और अब बात की जा रही है सरपंचों की तरफ से कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। एक हम लगातार सुन रहे हैं, हमारे दर्शक भी सुन रहे होंगे कि 73वें संशोधन, इसका जिक्र लगातार हो रहा है और कहा जा रहा है कि जो उसके तहत अधिकार है उन अधिकारों को ना हटाया जाए। तो भूपेंद्र जी, ये तो मानेंगे कि सरकार के सामने एक चैलेंज रहने वाला है। 17 तारीख को एक तरफ बजट सेशन का दूसरा चरण होगा और दूसरी तरफ सरपंच होंगे। देखिए, एक तो मैं अपने साथी सरपंचों की बात सुन रहा हूं, वो घेराव की बात करते हैं, साथ में गांधीवादी का भी नाम लेते हैं। घेराव करना, किसी के काम को रोकना, वो कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। वो तो लोकतंत्र में एक बहुत गलत चीज है। आप अपनी मांग रख सकते हैं, आप माननीय न्यायालय है, माननीय उच्च न्यायालय है, और अगर उनको कोई ये लगता है, ये उसमें गए हुए भी है। हमारी सरकार सबका सम्मान करती है, लेकिन कानून हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। ये नहीं हो सकता है कि कोई अपनी मांगे मनवाने के लिए किसी को असंवैधानिक तरीके उनका इस्तेमाल करे, दूसरे लोगों के रास्ते रोके, दूसरे लोगों को दिक्कत पैदा करे। सरकार की जिम्मेवारी है कि वो सबका उनको देखना होता है। मैं तो ये कहता हूँ, आज सरपंच कह रहे हैं, कल ये नगर पालिका नगर परिषद के जो पार्षद है वो कहेंगे कि हम तो, हमारे को तो छूट हो, हम खुद ही अपना काम करेंगे। कल को जो ब्लॉक के हैं वो भी गांव से आते हैं, वो ब्लॉक वाले भी कहेंगे कि हमें भी छूट होनी चाहिए, हम अपना करेंगे। कल को जो हमारे ये वो दूसरे लोग जो चुनाव जीत के हैं जिला परिषद के, वो भी कहेंगे। ये तो एक सिस्टम होता है, इसी में, ये डेमोक्रेसी में एक सिस्टम के तहत काम होता है। यहाँ किसी की कोई पावर नहीं होती, ना प्राइम मिनिस्टर की होती है, ना चीफ मिनिस्टर की होती है। यहाँ हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश है स्विट्जरलैंड, पूरी दुनिया में सिर्फ एक स्विट्जरलैंड है जहाँ राइट टू रिकॉल है। ना बढ़ा रहे। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में राइट टू रिकॉल नहीं है, ये कुछ लोग पता नहीं किस असेंबली में, किसी भी असेंबली में भी राइट टू रिकॉल। चलिए ठीक है, सरपंच प्रतिनिधि की तरफ से राइट टू रिकॉल का जिक्र किया गया है। भूपेंद्र जी, मैं कांग्रेस की तरफ जा रहा हूं और इसी राइट टू रिकॉल से शुरुआत कर रहा हूं ढीगरा जी, क्योंकि राइट टू रिकॉल का मतलब ये है कि आपको चुन लिया गया चुनावों में, लेकिन उसके बाद भी अगर 66-67% लोग ये कहते हैं, 66-67% लोग ये कहते हैं कि आपको उस पद पर नहीं होना चाहिए, तो आपको वहां से हटाया जा सकता है क्या? और जो 16 सूत्रीय मांग है उसका भी मैं जिक्र कर देता हूं, उसमें भी इसका जिक्र है कि अगर विधायकों और सांसदों पर इसे इंप्लीमेंट किया जाता है तो हम उसके लिए तैयार है। कितना प्रैक्टिकल है, ये तमाम बातें तो है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस 16 सूत्रीय मांगों में से इस एक मांग पर क्या अग्री करती है उनके साथ कि वाकई में से विधायकों और सांसदों पर पहले लगा दिया जाए?
देखिए, ये सबसे बड़ी लोकतंत्र की हत्या है जो ये बीजेपी की खट्टर की सरकार कर रही है। ये 69वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 अधिकार को खत्म करना चाहती है। ये लाठी गोली से सरकारों को सरकार चला रही है। लाठी गोली से सरकारें नहीं चला करती। इन्होंने 8 साल के अंदर लाठी गोली और गोलियां चलाकर कम से कम 100 तो पहले लोगों की हत्या कर चुकी है, जिनके माथे और छाती पे गोलियां बजी हैं 3 प्रकरण के बीच में, और 750 किसानों की शहादत हो चुकी है इसी 8.5 साल की सरकार के अंदर। ये इस तरह से लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है ये खट्टर की और मोदी की सरकार। ये लोकतंत्र को बिगाड़ने के लिए सरकार आई है। लोकतंत्र के जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी के जो सारे रूल बनाए थे उनको तोड़ने मरोड़ने की सरकार है। ये इस तरह से नहीं कर सकती और ना ही कर पाएगी। ये खुद ही डूबेंगे और लोग जो हैं इस बात को सब समझ रहे हैं और इनका 24 तक सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। राइट टू रिकॉल पर प्लीज, राइट टू रिकॉल पर कमेंट कर दें जो मैंने सवाल किया। राइट टू रिकॉल पे भी वोटिंग करा ले। वोटिंग कराने के बाद इनको पता लग जाएगा कौन किधर जा रहा है। जब जनता नहीं चाहती तो ये किस तरह से अपने आप धक्का कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, मैं तो कह ही रहा हूं। ये असल में शरारतपूर्ण तरीका है भाजपा का। ये बात इधर की करो, ये दूसरी तरफ भाग जाते हैं, उधर की करो और दूसरी तरफ भाग जाते हैं। ये है खतरनाक सरकार जो लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है और शरारतपूर्ण तरीके से लोगों का एक तरह से, देखिए आप आज की डेट में मोदी जी ने पूरे देश के मीडिया पे कब्जा कर रखा है और ये जो दूसरे लोग हैं जो स्टेटों में बैठे हैं, जो इनके मुख्यमंत्री बीजेपी के, ये लोग औने पौने तरीके से लोकतंत्र की हत्या अपने अपने नए नए रूल्स बना के लोकतंत्र की ठीक है, हत्या ठीक कर है रहे जी, हैं। मेरे पास वक्त की कमी। नलिन हुड्डा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं आखिरी कमेंट के लिए। ऑलमोस्ट जानना मैं चाह रहा हूं कि 17 तारीख को घेराव के लिए अब सरपंच आएंगे। हालांकि उससे पहले अगर बातचीत के लिए इन्हें बुलाया जाता है तो ये उसके लिए भी तैयार है, लेकिन 17 तारीख को इनका आना यहां पर तय है। डेंट नहीं होगा अगर पार्टी के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जेजेपी का प्रतिनिधित्व आप यहां पर कर रहे हैं, प्रवक्ता है आप उनके। सरपंच पहले ही कह चुके हैं कि गांव में हम प्रतिनिधियों को नहीं आने देंगे, बीजेपी हो जेजेपी हो। डेंट नहीं करेगा चुनावों में? हर चीज चुनाव में, चुनावी राजनीति, वोट बैंक की राजनीति इसको करनी चाहिए। और बार बार में यही कहा है कि अगर किसी प्रोसेस से रहे हैं, पारदर्शिता लेके आ रहे हैं तो उसका स्वागत सबको मिलकर करना चाहिए। जिस पैसे के ऊपर ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस है, ये जनता का ही पैसा है, ये किसी का पर्सनल पैसा नहीं है। राज ठाकुर जी, नितिन हुड्डा जी के धीमी गति के समाचार हैं। आप जल्दी से इनकी बात पूरी होने दें और हमें भी बोलने का मौका दें। किसी को परेशान पड़े, किसी को अनकंफर्टेबल की जरूरत पड़े, तो इसमें जो चर्चा है वो स्थापित होना ही चाहिए। ठीक है, आज मीटिंग नहीं हो पाई, वो स्वाभाविक हो जाएगी। अब मेरे ख्याल आगे सरकार आ जाएगा तो सबको अपनी बात रखनी चाहिए, उसमें जो तय हो मेरे ख्याल से 3.5 साल में प्रदेश को लूट के खा गई जेजेपी। कितने ही घोटाले कर दिए। ये मैं मतलब बिना बात की बातों में आप इसमें बोलते हैं, आपका क्या पॉइंट है? मैं आपको कुछ राज ठाकुर जी, नितिन हुड्डा जी के बड़े धीमी गति के समाचार हैं, किसी और को भी समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरा कर लें, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। नलिन जी पूरा कर लें। मैं यही धरना हम चाहे कोई चाहे हमारी सरकार हो, हम नहीं को असुविधा हो, किसी को परेशानी करने की बजाय अगर डायलॉग के ऊपर हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट रहें और उससे अगर हल निकलता है तो मैं समझता हूं कि सबसे बेहतर है। बाकी ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है ये सबके समझने के लिए है कि जब बाकी जगह ई टेंडरिंग अच्छे तरीके से, पंचायतों को भी उसमें लेने में कोई हर्ज, सरपंचों को भी उसमें धीरे धीरे जाके आगे जाके आप कैसे किसी के अधिकार खत्म कर सकते हो? हमारे ऊपर जो है वो धीरे धीरे खत्म होने जाते हैं उसमें, तो सबको स्वागत करना चाहिए। चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम मेहमानों का कि हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने। और लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर चल रहा है। 2 दौर की बातचीत सीएम मनोहर लाल के साथ होती है। तीसरी
जो बैठक थी वो अधिकारियों के साथ हुई, आज जो बैठक हुई वो भी अधिकारियों के साथ हुई और कोशिश ये हो रही है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से दिया जा रहा है उस पर सहमति बने और बीच का रास्ता निकाला जा सके। 17 तारीख की कॉल पहले ही दी जा चुकी है सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, लेकिन उससे पहले भी वो बातचीत के लिए तैयार है। ये सरपंच एसोसिएशन के प्रवक्ता की तरफ से सूर्या विशेष में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी सरकार अगर बुलाती है तो वो उससे पहले भी चर्चा के लिए आएंगे, लेकिन पुराने प्रस्ताव पर नहीं। अगर कुछ नया प्रस्ताव रखा जाता है तो उस पर बात बन सकती है। अभी के लिए सूर्या विशेष में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर लगातार जारी है। इजाजत दें, नमस्कार।